प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। मैं दिनेश कुमार भटनागर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उछीर। आज हम कक्षा 10th विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 17 के अति महत्वपूर्ण चैप्टर मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली पर बात करेंगे। मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली पर चर्चा करेंगे। आधुनिक समय में मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिससे सभी भली भांति परिचित हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने मुद्रा का प्रयोग न किया हो। मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन मुद्रा को अर्जित करने एवं उसे व्यय करने में व्यतीत कर देता है। आज मुद्रा इतनी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है कि उसके बिना हम किसी कार्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। मुद्रा के समक्ष व्यक्ति का स्थान गौण हो गया है। मुद्रा का महत्व व्यक्ति के जीवन में ही नहीं वरन एक राष्ट्र के लिए भी ये अत्यधिक आवश्यक है। बिना मुद्रा के एक अर्थव्यवस्था अपने कार्य संपन्न नहीं कर सकती। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन मानव शरीर में रक्त संचार की भांति है। मुद्रा के बिना देश का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक ढांचा बिखर जाएगा। वास्तव में मानव सभ्यता का विकास ही मुद्रा पर टिका हुआ है। मुद्रा विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है। अब हम बात करते हैं मुद्रा के प्रारंभिक इतिहास के बारे में। अब हम बात करते हैं मुद्रा के विकास की पूरी यात्रा के बारे में। मुद्रा शब्द अंग्रेजी के मनी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। कहा जाता है कि रोम में देवी जूनो को ही मोनेटा के नाम से पुकारा जाता था। प्रारंभ में रोम में सिक्के की ढलाई का काम स्वर्ण की देवी जूनो के पवित्र मंदिर में ही होता था। लैटिन भाषा में मुद्रा को पेकुनिया भी कहते थे, जो पैकस शब्द से बना है, जिसका अर्थ पशुधन है। आज जो मुद्रा का स्वरूप देखने को मिलता है उसके विकास का एक लंबा इतिहास है। प्राचीन युग का मनुष्य भी अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं कर सकता था। फलतः उसने अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का दूसरे व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से बदलना प्रारंभ किया। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में जाना जाता है या इसे वस्तु विनिमय के नाम से जाना जाता है। अदला बदली की यह प्रणाली काफी लंबे समय तक चलती रही। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या। तो वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी वस्तु या सेवा के बदले में कोई दूसरी वस्तु या सेवा प्राप्त की जाती है। यानी वस्तु की अदला बदली करने वाली प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है। अदला बदली की यह प्रणाली काफी लंबे समय तक चलती रही। समय के साथ साथ वस्तु विनिमय प्रणाली की अनेक कठिनाइयां सामने आई। इस प्रणाली में सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तु को स्वीकार करे एवं बदले में उसकी आवश्यकता की वस्तु को उपलब्ध कराए। इस बात को पुनः समझिएगा। इस प्रणाली में सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तु को सबसे पहले तो स्वीकार करे, यानी कि पहला संयोग, एवं बदले में उसकी आवश्यकता की वस्तु को उपलब्ध कराए, यह दूसरा संयोग। इसे कहा जाता है दोहरा संयोग। और यह बड़ा मुश्किल टास्क हुआ करता था। यह बड़ा मुश्किल काम था। ऐसा दोहरा संयोग आसान नहीं था। फलतः ऐसी वस्तुओं की खोज की गई जो सभी व्यक्तियों को स्वीकार्य हो।
प्रारंभ में गाय, बकरी, सीप, मछली के कांटे, जानवरों की खालें, हाथी दांत आदि को मुद्रा की इकाई के रूप में अपनाया गया। किंतु इस व्यवस्था से भी अनेक कठिनाइयां सामने आईं, जैसे प्रमाणीकरण का अभाव, मूल्य मापन की समस्या कि किसी वस्तु के मूल्य का कैसे मापन किया जाए। ये कैसे तय हो कि 1 किलो आलू के बदले में कितने टमाटर दिए जाएं या 1 किलो गेहूं के बदले में कितने आलू दिए जाएं। तो ये प्रमाणीकरण का अभाव या मूल्य का मापन एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया। संचय की कठिनाई आदि, इन सब बातों से धातुओं के उपयोग की प्रेरणा मिली। फलतः धातु का सिक्कों के रूप में उपयोग होने लगा, जिससे अनेक समस्याएं हल हो गईं। राजा एवं महाराजाओं ने जालसाजी को रोकने के लिए धातु के सिक्कों की तौल, आकार, रंग रूप आदि को निर्धारित किया जाने लगा तथा इन सिक्कों की प्रमाणिकता के लिए इन पर सरकार की मोहरें लगाई जाने लगीं। सोना, चांदी, तांबा आदि वस्तुओं का उपयोग व्यापक रूप से सिक्कों के रूप में किया गया। समय के साथ साथ धातु मुद्रा की कठिनाइयां सामने आने लगी। फलतः बैंकिंग व्यवस्था के साथ साथ पत्र मुद्रा का विकास हुआ, कागज की मुद्रा का विकास हुआ। पत्र मुद्रा का विस्तार अनेक रूपों में हुआ। प्रारंभ में लिखित प्रमाण पत्र के रूप में मुद्रा अस्तित्व में आई। इसके अलावा प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, परिवर्तनशील कागजी मुद्रा, अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा आदि। केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के विस्तार के साथ साथ चेक, हुंडी, ड्राफ्ट के रूप में साख मुद्राओं का विकास हुआ। क्रेडिट मनी का विकास हुआ। वर्तमान में क्रेडिट कार्ड एवं एटीएम कार्ड के रूप में प्लास्टिक मुद्रा भी चलन में है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर प्लास्टिक मुद्रा तक मुद्रा का एक लंबा इतिहास है। इसे निम्न चार्ट द्वारा भी समझा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की अनेक समस्याएं थीं, जैसे दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विनिमय में कठिनाइयाँ, क्रय शक्ति संचय में कठिनाई, मूल्य हस्तांतरण का अभाव, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव आदि के कारण यह लगने लगा कि एक मध्यवर्ती वस्तु का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसी मध्यवर्ती वस्तु का होना बहुत जरूरी है जिससे लेन देन को सरल बनाया जा सके और जो दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार्य हो, जो संपूर्ण समाज के द्वारा स्वीकार्य हो। अतः ऐसी वस्तु की तलाश प्रारंभ हुई जिससे लेन देन को सरल बनाया जा सके और जो दोनों पक्षों द्वारा, संपूर्ण समाज द्वारा स्वीकार्य हो। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा वास्तव में विनिमय का एक ऐसा सर्वमान्य माध्यम है। मुद्रा वास्तव में एक ऐसी मध्यवर्ती वस्तु है जिससे लेन देन को सरल बनाया जा सके और जो दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार्य हो। ऐसी वस्तु को मुद्रा कहते हैं। यद्यपि मुद्रा की भूमिका विनिमय को सुगम बनाना है, किंतु यह अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं। आगे चलकर हम इसे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम निम्न चार्ट द्वारा मुद्रा के पूरे इतिहास को, मुद्रा के पूरे सफर को संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। मुद्रा का विकास वस्तु विनिमय से प्रारंभ होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही सबसे पहले पदार्थ मुद्रा अस्तित्व में आई। अब प्रश्न उठता कि पदार्थ मुद्रा क्या होती है।
पदार्थ मुद्रा सदैव किसी न किसी धातु की बनी होती है और उसका अंकित मूल्य उसकी धातु की मुद्रा की कीमत या यथार्थ मूल्य के बराबर होता है। लेकिन मुद्रा के प्रारंभिक विकास के दौर में जो पदार्थ मुद्रा थी उसके 3 रूप हमें दिखाई देते हैं। शुरुआती अवस्था में पदार्थ मुद्रा उपभोग वस्तुओं के रूप में अस्तित्व में आई, यानी किसी ऐसी वस्तु को जो संपूर्ण समाज के द्वारा स्वीकार थी उसे पदार्थ मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया। तो प्रारंभ में पदार्थ मुद्रा के रूप में खाद्यान्न वस्तुओं को स्वीकार किया गया, जैसे खाद्यान्न, कहीं पर चावल को पदार्थ मुद्रा मान लिया गया, कहीं पर गेहूं को पदार्थ मुद्रा मान लिया गया, नमक, मछली, पशु आदि को भी पदार्थ मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया। कहीं कहीं पूंजीगत वस्तुओं को पदार्थ मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया, जैसे चाकू, कीलें, धातुएं आदि। अब प्रश्न उठता है कि पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं? पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो और अधिक उत्पादन में हमारा सहयोग करती हैं या और अधिक आय प्राप्त करने में हमारा सहयोग करती हैं, उन्हें हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। तो जैसा समाज था उसने उसी प्रकार की वस्तुओं को पदार्थ मुद्रा के रूप में स्वीकृति प्रदान करनी प्रारंभ कर दी। इसके बाद आभूषण एवं प्रदर्शन वस्तुएं जैसे कि सीप, कौड़ी, बहुमूल्य धातुएं आदि को भी पदार्थ मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। समय के साथ साथ पदार्थ मुद्रा, धातु मुद्रा की भी अनेक कठिनाइयां सामने आने लगी। परिणाम स्वरूप कागजी मुद्रा अस्तित्व में आई। अब कागजी मुद्रा के सफर को भी हम 4-5 भागों में बांट सकते हैं। कागजी मुद्रा प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक लिखित प्रमाण पत्र के रूप में थी। इसके बाद प्रतिनिधि कागजी पत्र मुद्रा अस्तित्व में आई। अब हम बात करते हैं प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के बारे में, या उससे पहले हम बात करेंगे कि पत्र मुद्रा क्या है। कागजी नोटों के रूप में निर्गमित मुद्रा को पत्र मुद्रा कहा जाता है। पत्र मुद्रा पर किसी सरकारी अधिकारी अथवा केंद्रीय बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अलग अलग नोटों का आकार एवं रंग अलग अलग निर्धारित किया जाता है तथा कागज के नोटों पर नंबर भी अंकित रहता है। भारत में 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा निर्गमित किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं तथा 2 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इन नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। पत्र मुद्रा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, नंबर 2 प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। अब हम बात करते हैं प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के बारे में। जब निर्गमित पत्र मुद्रा के पीछे ठीक उसके मूल्य के बराबर सोना एवं चांदी आरक्षित कोष के रूप में रखा जाता है, तब इस मुद्रा को प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहा जाता है। यानी प्रतिनिधि पत्र मुद्रा वह मुद्रा होती है जो 100% सोने या चांदी का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसको प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहा जाता है। निर्गमित पत्र मुद्रा क्योंकि उस धातु कोष का प्रतिनिधित्व करती है जिसके आधार पर पत्र मुद्रा निर्गमित की जाती है, इसलिए इसे प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहते हैं। यह प्रतिनिधि पत्र मुद्रा भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 परिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, नंबर 2 अपरिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। परिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जब किसी देश में पत्र मुद्रा इस प्रकार जारी की जाती है
कि उसको जनता किसी भी समय सोने अथवा चांदी में बदल सकती है, परिवर्तित कर सकती है, तब इस प्रकार की मुद्रा को परिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार की गारंटी दिए जाने पर जनता का विश्वास पत्र मुद्रा में बना रहता है तथा केवल आवश्यकता पड़ने पर ही जनता पत्र मुद्रा को बहुमूल्य धातुओं में परिवर्तित करती है। तो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे आवश्यकता पड़ने पर सोने अथवा चांदी में परिवर्तित किया जा सकता है। सरकार इस प्रकार की गारंटी परिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा पर प्रदान करती है। जबकि अपरिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा वह मुद्रा होती है जब किसी देश में पत्र मुद्रा इस प्रकार जारी की जाती है कि सरकार उसे सोने या चांदी में परिवर्तित करने की कोई गारंटी नहीं देती। ध्यानपूर्वक सुनिए, जब किसी देश में पत्र मुद्रा इस प्रकार जारी की जाती है कि सरकार उसे सोने या चांदी में परिवर्तित करने की कोई गारंटी नहीं देती, तब इस प्रकार की मुद्रा को अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहते हैं। दूसरे शब्दों में उन नोटों को सिक्कों में परिवर्तित करने की कोई गारंटी सरकार नहीं देती। इस प्रकार की मुद्रा पूरी तरह सरकार की साख पर आधारित होती है। अब हम बात करते हैं साख मुद्रा की, क्रेडिट मनी की। चेक, हुंडी, ड्राफ्ट, इनको हम साख मुद्रा कहते हैं। इनको नियर मनी भी बोला जाता है। इसके अलावा वर्तमान में प्लास्टिक मुद्रा का अस्तित्व है। क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, यह सब प्लास्टिक मुद्रा के रूप हैं। तो अभी हमने मुद्रा के पूरे विकास पर बात की। अब हम मुद्रा की परिभाषा और मुद्रा के कार्यों पर बात करेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली की अनेक समस्याएं थीं, जैसे दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विनिमय में कठिनाइयाँ, क्रय शक्ति संचय में कठिनाई, मूल्य हस्तांतरण का अभाव, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव आदि के कारण यह लगने लगा कि एक मध्यवर्ती वस्तु का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसी मध्यवर्ती वस्तु का होना बहुत जरूरी है जिससे लेन देन को सरल बनाया जा सके और जो दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार्य हो, जो संपूर्ण समाज के द्वारा स्वीकार्य हो। अतः ऐसी वस्तु की तलाश प्रारंभ हुई जिससे लेन देन को सरल बनाया जा सके और जो दोनों पक्षों द्वारा, संपूर्ण समाज द्वारा स्वीकार्य हो। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा वास्तव में विनिमय का एक ऐसा सर्वमान्य माध्यम है। मुद्रा वास्तव में एक ऐसी मध्यवर्ती वस्तु है जिससे लेन देन को सरल बनाया जा सके और जो दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार्य हो। ऐसी वस्तु को मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के कार्य एवं प्रकृति के आधार पर विद्वानों ने मुद्रा को अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। मुद्रा की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा के बारे में। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे सब वस्तुएं शामिल हैं जो किसी समय अथवा स्थान पर बिना किसी संदेह अथवा जांच के वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने तथा व्यय का भुगतान करने के रूप में स्वीकार की जाती है। तो प्रोफेसर मार्शल ने मुद्रा की जो परिभाषा दी है उसमें वो कहते हैं कि मुद्रा में वो सारी वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है जो किसी भी समय अथवा किसी भी स्थान पर बिना किसी संदेह, बिना जांच पड़ताल के वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने तथा व्यय का भुगतान करने के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे हम मुद्रा कह सकते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर एली ने भी मुद्रा की बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। प्रोफेसर एली के अनुसार
मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण होता है, जो सामान्यतः ऋण के अंतिम भुगतान में स्वीकार की जाती है। मुद्रा अर्थव्यवस्था में अनेक कार्य संपादित करती है। यद्यपि मुद्रा की भूमिका विनिमय को सुगम बनाना है, किंतु यह अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं। चलिए अब बात करते हैं मुद्रा के प्रमुख कार्यों के बारे में। नंबर 1, विनिमय का माध्यम। वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से होता है। उत्पादक अपनी वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और तत्पश्चात प्राप्त मुद्रा के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदता है। तो इस प्रकार वर्तमान में मुद्रा विनिमय का एक सर्वमान्य सर्वस्वीकृत माध्यम है। नंबर 2, मूल्य का मापन। वर्तमान में प्रत्येक वस्तु एवं सेवा का मूल्य मुद्रा में ही मापा जाता है। बाजार में सभी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में ही व्यक्त किया जाता है। अतः मूल्य का मापन मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर 3, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से भेजा जा सकता है। किसी स्थान से वस्तुएं खरीदने की स्थिति में उनके मूल्य का भुगतान मुद्रा द्वारा या बैंक ड्राफ्ट द्वारा या चेक द्वारा, मनी ऑर्डर द्वारा, फोन पे द्वारा, पेटीएम द्वारा, गूगल पे द्वारा या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। बैंकों के माध्यम से रुपयों को सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता है। अतः मुद्रा के आविष्कार ने क्रय शक्ति के हस्तांतरण के कार्य को बड़ा आसान और बड़ा सरल बना दिया है। मुद्रा का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है क्रय शक्ति का संचय। मनुष्य स्वभाव से भावी विपत्तियों से निपटने के लिए बचत करता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के समय क्रय शक्ति का संचय बड़ा कठिन कार्य था या संभव ही नहीं था, लेकिन मुद्रा के आविष्कार ने क्रय शक्ति के संचय को बड़ा सरल और आसान बना दिया है। मुद्रा के माध्यम से बचत करके भविष्य के लिए रखना सरल हो गया है। बैंक एवं पोस्ट ऑफिस में रुपए जमा करके क्रय शक्ति का संचय करना एक आम बात हो गई है। इसके साथ ही मुद्रा के माध्यम से उधार लेन देन की प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है। उपभोक्ता मुद्रा के माध्यम से ही अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तथा उत्पादक अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाता है। संक्षेप में मनुष्य के जीवन में मुद्रा अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। अभी हमने मुद्रा का परिचय एवं विकास, मुद्रा का अर्थ और मुद्रा के कार्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। और अब बारी है अभ्यास प्रश्नों की। नंबर 1, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? नंबर 2, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्याएं क्या थीं? नंबर 3, मुद्रा की परिभाषा दीजिए। नंबर 4, एटीएम से आप क्या समझते हैं? नंबर 5, मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए। नंबर 6, प्राचीन काल में किन किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, लिखिए। नंबर 7, पत्र मुद्रा किसे कहते हैं? नंबर 8, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा या परिवर्तनीय पत्र मुद्रा किसे कहते हैं? नंबर 9, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा
या अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा किसे कहते हैं? नंबर 10, साख मुद्राओं के नाम लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम वित्तीय प्रणाली एवं संस्थाएं, बैंकों के प्रकार आदि पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।